नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और एक बार फिर से तमाम दर्शकों का आभार, नमस्कार। और एक बड़ी स्टोरी के साथ हाजिर हो गए हम, क्योंकि कुटुंब हुआ था कुछ महीने पहले, लोगों को याद होगा। फिर सहभोज हुआ, और सहभोज के बहाने भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा, और कहा तो जा रहा है आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है कि 52, जिसमें कुछ अपोजिशन के भी शामिल है, हालांकि उनको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो 50 से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। बहाना तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी है, लेकिन निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि इस बड़ी बैठक में, ब्राह्मण विधायकों की इस बड़ी बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अधिकारी, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कानून तक बदल दिया था, वो चहेते उन चहेते अधिकारी के बेटे भी मौजूद थे। तो क्या है ये पूरी कहानी? कहां से ये रची गई? कहां से बैठक का प्लान बनाया गया? और इस बंद कमरे की बैठक में क्या क्या हुआ? और इसके तार दिल्ली से कैसे जुड़ रहे हैं? एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। वो तथ्य हम आपको बताएंगे जो तथ्य कहीं छपा नहीं है, कहीं बताया नहीं गया है, कहीं दिखाया नहीं गया है, क्योंकि मजबूरियां तो सबकी होती है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने सच बताते हैं, चाहे उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में, और फिर एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन चहेते अधिकारी के बारे में भी आज सब कुछ आपके सामने खोलकर रख देंगे। जी जी। दरअसल कल मंगलवार था। रात के 9:30 बज रहे थे और एकाएक विधायकों के फोन आपस में घनघनाने लगे, जिसे अब कई पत्रकार लिट्टी चोखा की पार्टी का नाम देने लगे। जब खबर को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि खबर तो निकल चुकी थी। खबर दरअसल सरकार और संगठन के नाराजगी से थी। पहले सुनने में आया था कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ब्राह्मण समाज से भी हो सकता है। लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा जागी, और ये बड़ी गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं जिस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ब्राह्मण विधायकों की संख्या 46, ना प्रदेश अध्यक्ष और ना मुख्यमंत्री। कुर्मी विधायकों की कितनी संख्या है? क्षत्रिय विधायकों की कितनी संख्या है? एक समाज के प्रदेश अध्यक्ष और एक समाज का मुख्यमंत्री। और ताज्जुब यह है कि दोनों ही एक ही जनपद से। अब ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ना तय था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण वैसे भी असहज रहते हैं। धीरे धीरे ये नाराजगी बढ़ी, और देखते ही देखते 50 विधायकों का जमावाड़ा हो गया। 46 बीजेपी के और 4 विपक्षी, यानी कुल मिलाकर 52 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ब्राह्मण है। 403 विधायक में यानी 25.5%। और उस विधायकों का कोई खेवन आहार नहीं, नहीं तो मुख्यमंत्री और न प्रदेश अध्यक्ष। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अलग अलग तरीके से लोग विश्लेषण करते हैं। क्या इस पर किसी ने विश्लेषण किया कि जिसके 403 विधायकों में, क्षमा चाहेंगे, 12.5% हो गए, 25% तो बीजेपी में हो गए, जो 200 से ज्यादा विधायक है उनमें, ना तो उनको मुख्यमंत्री मिला जिसकी संख्या 250 में 46 है, यानी 20% है संख्या, उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। 20% विधायक है उस पार्टी में, उसे अध्यक्ष नहीं मिला। और ऐसे में जो नाराजगी थी वो उबल कर, कहते नहीं जब पानी उबलता है या दूध उबलता है तो भगोने के बाहर फैलने का प्रयास शुरू कर देता है, तो ये उबाल आ गया। पिछला जब सत्र चल रहा था तब कुटुंब की बैठक कौन से की? क्षत्रिय समाज की। और इस बार जब सदन चल रहा था तो कुटुंब की बैठक किसकी? ब्राह्मण समाज की। दोनों बार सदन चल रहे थे, और बीच में लोधी राजपूत समाज की बैठक हो गई जो कल्याण सिंह के सजाती थे। फिर कुर्मी विधायकों की बैठक हो गई जो कुर्मी समाज से थे। वो बैठकें ऐसी ही आई गई और सुनी नहीं गई। समस्या क्या थी कि कुर्मी समाज से बीजेपी को अध्यक्ष इसलिए बनाना था
कि अनुप्रिया पटेल की प्रक्रिया दिनों दिन डाउन हो रही है। इस बार टोटल 3 सांसद हैं कुर्मी समाज से, उत्तर प्रदेश से, एनडीए में, बीजेपी में, और 7 सांसद हैं समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज से। अब कुर्मी समाज को खुश करने के चक्कर में एक बड़ा तबका भाजपा से दूर नजर आ रहा है, क्योंकि जो भराला जी हैं, मेरठ के नेता ब्राह्मण समाज के, वो प्रदेश अध्यक्ष का पर्चा फाइल करने पहुंच गए। उनके पास भरपेट पर्चा फाइल करते समय जो 10 सदस्य लगते हैं वो थे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से थे। केंद्रीय नेतृत्व का दबाव बना और भराला जी ने पर्चा नहीं भरा। अब यह सब हो रहा है तो ब्राह्मण समाज के नेता उबल पड़े और हो गए इकट्ठे। इसमें योगी के खासम खास गिने जाने वाले, कभी मीडिया सलाहकार रहे, सलमणि त्रिपाठी भी है। इनमें मोदी जी के एक बहुत चहेते अधिकारी रहे, उनके सुपुत्र भी हैं। बचा कोई नहीं है। तो क्या ये दिल्ली के निर्देश पर बैठक हुई? और जो दूसरी बैठक हुई है उसकी तो संतोष जी चर्चा ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को होटल क्लार्क अवध में बुला लिया, उसी होटल क्लार्क अवध में जिसमें क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, कुटुंब की बैठक हुई। और उस बैठक के भी कर्ता धर्ता कौन थे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक रामवीर सिंह। और इस बार भी इस बैठक के कर्ता धर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के कौन थे? रामवीर सिंह। मंत्रालय के लिए नाम जोड़ से चल निकला है। उन्हें लगता है कि योगी खेमे में रहे तो फिर हम छत्री के नाम पर तो आएंगे नहीं। अगर दूसरे खेमे में चले गए तो हम विधायक हैं तो मंत्री बन सकते हैं। इन 2 बैठकों ने कल लखनऊ का तापमान बढ़ा दिया है। तो क्या खबर है ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठकों की, जिन्होंने आधी रात पर इकट्ठे होकर बिगुल फूंका है? देखिए शिव जी, 2-3 चीजें बताऊंगा, फिर मोदी साहब के चहेते अधिकारी पर भी आऊंगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप कुर्मी और कहा गया वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों की बात। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो वहां बीएचयू के नेता रहे, छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले, बगल की सीट चंदौली से लोकसभा का चुनाव जीत कर आने वाले महेंद्र नाथ पांडे की जरूरत पड़ती है। महेंद्र पांडे का वाराणसी में कार्यक्रम लगाया जाता है, लगातार ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बीएचयू से भी उनका जुड़ाव रहा है। और वहां वो मठ हो गया या वहां के ब्राह्मण मतदाता हो गए, उनको साधने की कोशिश करते हुए महेंद्र नाथ पांडे नजर आते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद कोई पूछ भी नहीं रहा है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हारेंगे फिर भी डिप्टी सीएम बनेंगे, एमएलसी बनकर आएंगे। महेंद्र नाथ पांडे लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे लेकिन उनको कुछ नहीं बनाया जाएगा, भी निर्वाचन अधिकारी सिर्फ उनको बनाकर छोड़ दिया गया। मैं एक और प्रदेश का नाम ले लूंगा, प्रदेश का नाम ले दूंगा, मध्य प्रदेश। नरोत्तम मिश्रा नाम सुना होगा आपने, आजकल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कहीं नाम? अब दूसरा आ जाइए, बांदा चित्रकूट के सांसद हुआ करते थे भैरव प्रसाद मिश्रा। 100% अटेंडेंस थी शिव जी लोकसभा की कार्रवाई में, 100% अटेंडेंस। उनसे गलती सिर्फ एक हो गई थी कि बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक होती है ना संसद सत्र के दौरान मंगलवार को, उस बैठक में निकलते समय उन्होंने बांदा चित्रकूट की एक समस्या का जिक्र कर दिया कि साहब बड़ी परेशानी हो रही है किसानों को। और उनके मुंह से निकल गया कि हमें अगली बार चुनाव भी लड़ना है फिर से। प्रधानमंत्री ने गुस्से से उनकी तरफ आंखें तरेरते हुए देखा और कहा कि चुनाव तुम लड़ोगे या मैं लड़वाऊंगा। बस अगली बार उनको टिकट नहीं मिला। जिनकी 100% अटेंडेंस थी लोकसभा में, सबसे सफल सांसदों में से थे, अगली बार उनको टिकट नहीं दिया गया उनके संसदीय क्षेत्र से, बिना किसी गलती के काट दिया गया। बीजेपी के नए वाले मुख्यालय के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, कोई नेता मिलने तक नहीं गया, कोई नेता उन्हें मनाने तक नहीं गया। अब आजकल ये ओबीसी पिछड़े और बाकी तमाम चीजें करते रहिए, लेकिन आपको सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर तो चलना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता दूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10% के लगभग जो है वो मतदाताओं की संख्या ब्राह्मण समाज से आती है। और अगर आप बुंदेलखंड वाले इलाके में चले जाएंगे, चाहे आप झांसी चले जाइए, हमीरपुर चले जाइए, महोबा चले जाइए, बांदा चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, उन तमाम जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां कई इलाकों में तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 18 से 20% है शिव जी। 18 से 20% ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। और बल्कि कई और जिले में आपको बता दूं, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का इलाका है, देवरिया,
जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज, यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 15% के आसपास है। 130 से 40 सीट ऐसी है कि अगर ब्राह्मण मतदाता आपसे नाराज हो जाएंगे तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और खुद सीएसडीएस लोकनीति की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया को डूबने से बचाया था, क्योंकि 17 के मुकाबले सीटें कम हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल ब्राह्मण जो मतदाताओं ने वोट किया था उसमें से 89% वोट, ये सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे बता रहा है कि 89% ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, 6% ने समाजवादी पार्टी को और 1% ने जो है वो कांग्रेस को वोट किया था, जबकि 2017 में सिर्फ 83% ब्राह्मण मतदाताओं ने वोट किया था बीजेपी को। तो अगर 22 में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 6% नहीं बढ़ती तो इनकी हालत क्या होती, क्या ये सत्ता में आ पाते या नहीं आ पाते, उसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को खुद ही लगा लेना चाहिए। अब समस्या क्या हो रही है, देखिए मतभेद तो हो रहे हैं, दिक्कतें तो हो रही, प्रशासनिक व्यवस्था सुन नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप ही ने एक बड़ा स्टोरी बता के दर्शकों को बताया था कि किस तरह से ब्राह्मण मंत्रियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, कितनी बुरी हालत हो गई है। ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो शामिल है, लेकिन जो अपने मंत्रालय के अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो ब्राह्मणों का क्या भला करे। एक मंत्री फोन करके गुहार लगाते रहे, ब्रजेश पाठक कुछ करने की हालत में थे नहीं, अपने लोगों की मदद कर नहीं पा रहे, ब्राह्मण समाज की मदद कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों वो उप मुख्यमंत्री के पद पर टिके हुए हैं। बहुत अच्छी मित्रता है मेरी उनसे, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि वो गुड फॉर नथिंग है। बात अच्छे से करेंगे, पूरा सम्मान देंगे आपको, भैया भैया करके बात करेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई भला अगर वो कर पाए हो, मुझे नहीं ध्यान आता कि कोई ब्राह्मण समाज का भला वो कर पाए। बुरा लगे माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच है वो सच मैं आज भूल रहा हूं। अब ऐसे में आप ठाकुर विधायकों की एक बैठक करके आला कमान पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो उसी पैटर्न में तो आपको जवाब मिलेगा ना। शिव पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो अपने राजनीतिक गुरु रमापति राम त्रिपाठी को मानते हैं, जो यूपी बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में 3 बार मुलाकात हुई, यूपी में भी 2-3 बार मुलाकात हुई, और उसके बाद से नहीं तो ब्राह्मण विधायकों में हिम्मत कहां थी। शिव जी हिम्मत की कमी थी, बेचारे अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, एक दो जो रखने की कोशिश करते थे वो साइडलाइन कर दिए जाते थे, ये हालत थी। लेकिन जब मजबूती मिली तो 50 के लगभग विधायक इकट्ठा हुए। लेकिन अब जरा नरेंद्र मोदी साहब के चहेते अधिकारी की बात कर लेते हैं, फिर इन विधायकों की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के उन चहेते अधिकारी का नाम है नृपेंद्र मिश्रा, आईएएस अधिकारी रहे, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे, उनके बेटे भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा के बारे में जरा दर्शकों को पहले बता देना बहुत जरूरी है। ये वही आईएएस अधिकारी है जब यूपी में 1990 में याद है कार सेवकों पर गोली चली थी, तो मुलायम सिंह यादव के जो प्रधान सचिव हुआ करते थे वो नृपेंद्र मिश्रा ही हुआ करते, ध्यान दिला देता हूं। उसके बाद 2014 का वाक्य आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली 26 मई 2014 को, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी ने शपथ ली 26 मई 2014 को, लेकिन उनको अपना प्रधान सचिव बनाने के लिए कोई योग्य अधिकारी नहीं मिला, तो उन्होंने कानून में परिवर्तन, पहला अध्यादेश प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार जो लेके आई थी वो नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाने के लिए लेके आई। क्यों लेके आई थी? क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, ट्राई के चेयरमैन बन गए थे। उस समय कानून ये था कि ट्राई के चेयरमैन पर पाबंदी थी कि वो दोबारा भारत सरकार के जॉब में जा नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें ये अध्यादेश लाया, और अध्यादेश लाके ट्राई कानून को संशोधन किया गया, बाद में इसको संसद से पास करवाया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी पहला अध्यादेश प्रधानमंत्री के तौर पर लेकर आए थे, वो ट्राई का संशोधन था, जिसके बाद उन्होंने प्रधान सचिव के रूप में नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति की। 2019 तक वो प्रधान सचिव रहे। उसके बाद जब फरवरी 2019 तक वो प्रधान सचिव रहे, उसके बाद उन्हें नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। नेहरू मेमोरियल जो 3 मूर्ति वाला है, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम में कैसे बदला गया, कई तरह के विवाद खड़े हो गए। और जो नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पर गोली चलाने के दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रधान सचिव हुआ करते थे, उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो पहली बैठक हुई, देखिए कुछ लोग किस्मत के कितने धनी होते हैं, मोदी ने पहला अध्यादेश किनके लिए लाया, इनके लिए लाया। और उसके बाद
जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था संसद के कानून के जरिए, उसकी जो पहली बैठक हुई उसमें राम मंदिर निर्माण समिति का जो अध्यक्ष है वो नृपेंद्र मिश्रा को चुन लिया गया। और बाद में जब माहौल बना तो नृपेंद्र मिश्रा ने अपने बेटे साकेत मिश्रा को उत्तर प्रदेश से एमएलसी बनवा दिया, यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बना दिया। और ये 50 से ज्यादा विधायकों की जो बात कही जा रही है, उस विधायकों की उस सूची में नृपेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे शिव जी। और मैं मोटे तौर पर, आपने कई चीजें बताई है कि मीटिंग में कहाँ मीटिंग हुई, किनके हवाले से मीटिंग हुई, वो थोड़ा सा मैं पूरी तरह से बता देता हूं कि जो मीटिंग, जो बंद कमरे में जो मीटिंग हुई, जो 50 से ज्यादा विधायकों की बात कही जा रही है, मंगलवार की शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक, पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर एमएलए शामिल हुए, एमएलसी शामिल हुए, सह भोज का नाम दिया गया। खबर लीक हुई तो लिट्टी चोखे का भी नाम, इसको भोज का नाम दे दिया गया। इसमें पत्रकार से विधायक बने शलभमणि त्रिपाठी मौजूद थे। इसमें मीटिंग को कराने में मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एमएलसी उमेश द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए, मोटे तौर पर जरा ये भी बता देता हूं कि इस मीटिंग में अन्य विधायकों की अगर बात करें तो प्रेम नारायण पांडे, रत्नाकर मिश्रा, शिवप्रकाश द्विवेदी, विनय द्विवेदी, एमएलसी साकेत मिश्र जो कि नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं, शलभमणि त्रिपाठी का नाम पहले बता चुका हूं, विवेकानंद पांडे, ऋषि त्रिपाठी, रमेश मिश्रा, अंकुर राज तिवारी, राकेश गोस्वामी और कैलाश नाथ शुक्ला के साथ कई दूसरे विधायक शामिल हुए। मोटे तौर पर इसके बाद कई सारी बातें कही गई कि नहीं भोज पर मिले थे, कुछ इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि यहाँ पे इस बात पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में उनका रुतबा कम होता जा रहा है। मंत्री तो कोई काम कराने की हालत में है ही नहीं, जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक काम कराने की हालत में नहीं तो मंत्रियों की हालत तो आप सोच ही लीजिए। लेकिन अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया है। तो बहाना तो ये था कि भैया कैसे एकजुट होकर राजनीतिक ताकत बढ़ाई जाए ताकि सरकार में उनकी बात सुनी जाए, अधिकारी उनकी बात सुने। लेकिन अधिकारी तो सिर्फ बहाना थे, असली निशाना तो एक ही थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार में उठापटक मची है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे को मैनेज करते, भैया बैठक की बातें बाहर मत करना। अब आप जानते हो बैठक तो कहीं हो जाए, बैठक की बात बाहर तक रोक नहीं सकते। 50 लोगों में कौन कौन रुकेगा? किसी के मन में इस बैठक में वो रमेश मिश्रा भी थे जो बदलापुर के, जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो भाजपा 50 सीटों पर सिमट जाएगी। इस बैठक में विपक्ष के भी ब्राह्मण विधायक थे और सबका उद्देश्य एक ही था कि ब्राह्मणों को हाशिए पर करना। इस समय अगर किसी भी दल ने ब्राह्मणों की दुखती रग पर हाथ रख लिया तो क्या पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। 150 विधानसभा सीटों को निर्णायक भूमिका में रखता है ब्राह्मण, और 150 विधानसभा सीटों पर अगर निर्णायक भूमिका नहीं होती तो बसपा की सरकार 2007 में नहीं बनवा देता, और 2012 में अखिलेश यादव की, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, और 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की। अब 2027 का चुनाव है और इस बार, पिछली बार तो केंद्रीय नेतृत्व ने समझा लिया था ब्राह्मणों को, झूठ बोल के तुम्हें ये बना देंगे, तुम्हें ये बना देंगे। इस बार क्या समझाओगे? अब तो 10 वर्ष गुजर गए, सत्ता में दिया क्या? आपने जो बांटा बृहद स्तर पर गोरखपुर में बांटा, राज्यपाल बनाए गोरखपुर से शिव प्रकाश शुक्ला, आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाए राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से, आपने मुख्यमंत्री बनाए गोरखपुर से, आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए गोरखपुर से। सारे पद गोरखपुर को दे दो, बाकी उत्तर प्रदेश में रहता कौन है? बाकी उत्तर प्रदेश में रहता कौन है? अरे पिछड़ों के बड़े नेता हैं कल्याण सिंह, उनके बेटे को आपने मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री बना दिया बस, और क्या बना दिया? उनका बेटा चुनाव हार गया, आपने सोचा कि राज्यसभा बना दे? किस जाति धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हो? पिछड़ों को एक मंच पर लाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को 8 वर्ष से लट्टू की तरह घुमा रहे हो। अब बनाऊंगा सीएम, तब बनाऊंगा सीएम, जब बनाऊंगा सीएम उस दिन बनाऊंगा सीएम, इस दिन बताऊंगा उस दिन करूंगा। क्या दिया आपने? आप केवल गोल गोल घुमाकर
इस पूरे सिस्टम को गुमराह करने का काम करते हो, क्योंकि आप जानते हो ईवीएम है, चुनाव आयोग है, चुनाव हम जीतते हैं, इसलिए जो हम करेंगे वही होता है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर किसी नेता से बीजेपी के से बात करो, बीजेपी के बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, बोला मेरी सुनता कौन है, मेरे से तो ज्यादा आपकी सुन लेते हैं लोग, आप तब भी काम करा लेते हो, मेरी कोई नहीं सुनता है। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी भूमिका सही निभा पाएगा या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। एक से एक धुरंधर विधायक कुछ नहीं करा पा रहे हैं। और कल जो बैठक हुई है प्रदेश अध्यक्ष की, वो कहीं चर्चा में हो तो संतोष जी बता देना, इतना बड़ा मीडिया मैनेजमेंट है, प्रदेश अध्यक्ष की बैठक की चर्चा न हो जाए। एक बात और कहूंगा शिव जी, ये जो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है, इसकी खबर कहां से लीक की गई, किसने लीक की, कैसे लीक की, जरा इस बात को खोजबीन कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी। लेकिन इनका एकजुट होना ये बीजेपी के लिए कैसे चुनौती है। 2018 का आपने मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा का जिक्र किया, शायद उस समय आरक्षण का कोई मसला चल रहा था। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया, मैंने बीजेपी के एक बड़े नेता से पूछा बीजेपी हेडक्वार्टर में कि वे ब्राह्मण आपसे नाराज है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण जाएगा कहां, लिटरली कह रहा हूं, हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण जाएगा कहां। फिर 2018 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी 2000 जीती, 2018 में हार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। वही नेता 2-3 महीने बाद फिर बीजेपी आए। आप समझ गए होंगे कि 2-3 महीने बाद बीजेपी आए तो इसका मतलब वो बीजेपी में तब नहीं थे, उनके पास दायित्व कुछ और था। दर्शक कम कहे को ज्यादा समझ गए, बड़ा नेता का जिक्र कर रहा हूं। तो मैं तो थोड़े से चुभते हुए सवाल पूछने का आदी रहा हूं, इसलिए कोई अपना मानता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि ब्राह्मण जाएगा कहां, मध्य प्रदेश में तो ब्राह्मण ने बता दिया आपको। तो सवाल को वो टाल गए, कुछ और इधर उधर घुमा फिरा दिया। मैं फिर वही जिक्र कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन इन विधायकों को ये सोचना होगा कि खबर लीक कहां से हुई, ये जरूर इन विधायकों को सोचना चाहिए। और एक बार जरा मैं फिर से नाम बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा नाम आ गए हैं। कुछ और नाम अगर आ जाए तो दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बता दे। आयोजक बता चुका हूं मैं, पीएन पाठक, उसके बाद आप एक एक करके गिनते रहिए। रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पारासर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी और धर्मेंद्र सिंह, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। ये नाम है। अगर कुछ छूट गए हो तो दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। और अगर इनमें से कोई नाम वाकई आ गया हो जो उस मीटिंग में न मौजूद हो, अगर किसी को जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता दे। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा, देखिए इसका असर अब सीधे सीधे उस बात पे पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ को अभयदान तो मिला है, लेकिन वो अभयदान कब तक के लिए मिला है। और 2-3 चीजें समझ लीजिए, जिस तरह से उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है, जिस तरह से पीआर एजेंसी को रखने हटाने टेंडर, इन सब की बात कही जा रही है, टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे स्टोरी छपना, विदेशी मीडिया को लुभाने की कोशिश करना, राष्ट्रीय मीडिया को लुभाने की कोशिश करना और किस तरह से नेगेटिव खबरों को हटाना। कल हमने बाकायदा एक शो किया था कि नोएडा की एक अदालत ने जो झटका दिया, तमाम मीडिया हाउसेज ने लिखा कि भाई यूपी सरकार को झटका। अरे झटका तो वो योगी सरकार के लिए था। यूपी तो एक स्टेट है, उस स्टेट को चला कौन रहा है। जब अखिलेश चलाते थे तो अखिलेश को झटका बताते थे, जब मुलायम सिंह यादव चलाते थे तो मुलायम सिंह यादव को झटका बताते थे। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर जो गोली चली, आज तक उसके लिए क्या यूपी सरकार को जिम्मेदार माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार माना जाता है? शिव, बिल्कुल किसको जिम्मेदार माना जाता है? मुलायम सिंह यादव को। तो कल वो खबर छपी, योगी का नाम पूरी तरह से हर जगह से जो था वो गायब था, वो तमाम यूपी सरकार को झटका। ये सब आप मैनेज कर रहे हो तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ आप जा रहे हो? और मैं फिर याद दिला दूं, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जाति समुदाय के लोगों को धोखा दिया था। 6 तस्वीरें लगाई थी, ब्राह्मण को लुभाने के लिए ब्राह्मण मतदाता, लोध को लुभाने के लिए ब्राह्मण को लुभाने के लिए ब्राह्मण नेता का चेहरा था, लोध को लुभाने के लिए लोध नेता का चेहरा था,
पिछड़ों को लुभाने के लिए पिछड़े नेता का चेहरा था। यानी 6 जातियों के, प्रमुख जातियों के लोगों को ये झांसा दिया गया कि सरकार बना दो, हम तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो प्रधानमंत्री ने चुना मनोज सिन्हा साहब को, जो मनोज सिन्हा उन 6 नेताओं के पोस्टर में नहीं थे। लेकिन फिर संघ ने इंटरवीन किया और संघ ने चुना योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ भी उन 6 नेताओं के पोस्टर में नहीं थे जिनको मुख्यमंत्री बनाने का झांसा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था। अब जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि कब तक आप एक बड़े समुदाय को, एक बड़े वर्ग को झांसा देते रहेंगे। और मैं फिर कह दूं कि अगर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता नाराज हो गया, ध्यान दीजिए, मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी? कब बनी मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार? जब उस समय, जो आज यहाँ पे बीजेपी में है, उस समय जो ब्रजेश पाठक थे, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। अखिलेश यादव की सरकार कब बनी? जब अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाल रहे थे और मुलायम सिंह यादव यहाँ जातियों का गुलदस्ता बना रहे थे, जिसमें ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, पिछड़े भी थे। उनका गुलदस्ता बना के मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से सौंपा अपने बेटे को राजनीतिक विरासत के तौर पर। तब अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कल्याण सिंह की 1990 के चुनाव में, 1991 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी? जब पिछड़ों का और ब्राह्मणों का एक तरह से आपस में समन्वय हुआ और उन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में क्यों राज किया? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बीडीएम बल्ले से खेल रहे थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। बीडीएम मतलब बी फॉर ब्राह्मण, और ब्राह्मण का जिक्र करता हूं तो उसमें सारी अगड़ी जातियां आप ले लीजिए। डी फॉर दलित और एम फॉर मुस्लिम। ब्राह्मण यानी अगड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम के समीकरण से कांग्रेस पार्टी जो इस देश में आजाद हुई, पहला आम चुनाव 1951-52, 1957, 1962, 1967, 1971, उसके बाद आपातकाल 1975 आपातकाल लगा, उसके बाद 1977 ये लोग हार गए, लेकिन 1979 फिर से जीते, 84 फिर से जीते, फिर बोफोर्स का एक तरह से पूरा मामला बन गया तो 89 हार गए, लेकिन 91 लगभग अल्पमत की सरकार इन्होंने बनाई। और उसी वोट बैंक के बल पर अटल बिहारी वाजपेयी भी 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री बने, और उसी वोट बैंक को लुभाकर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत रही है। तो ये जो बीडीएम का बल्ला है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी, में फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज इतना हताश है शिव जी, जिस दिन अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने, अगर अपना, राहुल गांधी ने पुराना बीडीएम का बल्ला उठा लिया, यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर फोकस कर दिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी फिर उसी 47, 48, 50, 51, 52 वाली विधानसभा सीटों के दौर में पहुंच जाएगी। यानी जितने सांसद है ना, अब तो खैर सांसद भी कम हो गए हैं, लेकिन जितने सांसद है उसी के आसपास 10-12 ज्यादा विधायक वो जिता के ला सकती है। उससे ज्यादा क्षमता फिर बीजेपी की रहेगी नहीं। एक लड़ाई शुरू हो गई है और इनकी आपस की लड़ाई विपक्षी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा मौका है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो वही है कि क्या वो बीडीएम के पुराने बल्ले से राजनीति के मैदान में उतरेंगे और ब्राह्मण समाज की नाराजगी को भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ के खेमे में खलबली मच गई है, और ये खलबली अब कहां तक पहुंचेगी, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। चलिए संतोष जी, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं, देखते हैं इसका असर क्या दिखेगा। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।